हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग मोशन का इस सीरीज़ में थोड़ा डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है, जो आपका यूजुअल सिलेबस है, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हो, उसमें ये नहीं है, उससे ये हटके है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगर आप फाउंडेशन वगैरह का सोच रखते हो, फ्यूचर में आईआईटी मेडिकल वगैरह का सोच रखते हो, देन यू विल हैव टू गो थ्रू दिस टॉपिक। सो हम इंक्लूड कर दिए हैं, ये ऑप्शनल रहेगा बोर्ड वाले के लिए। बोर्ड वाले को अगर नहीं भी समझ में आता है या नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, यानी कि 9th का सिलेबस में ये नहीं है। चलो, तो हम लोग जो है इसके पिछले सीरीज में हम लोग डिस्कस किए इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब इसमें खास बात था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग देखे थे कैसा मोशन का इक्वेशन देखे थे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड कंडीशन था इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था। तो उसके लिए हम लोग 4 इक्वेशन देखे थे। बेसिक 3 इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब हम लोग देखे थे। इसके अलावा एक और देखे थे sn इक्वल टू, यानी कि nth टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है nth सेकेंड में, वो आपका होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब देखो ये तीनों जो है आपका सीबीएसई आईसीएसई का सिलेबस में है 9th में, ये इसको एक्सक्लूड किया गया। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड था, इसलिए इसको भी हम लोग कवर कर लिए। तो ये हम लोग पिछले क्लास किए थे, लेकिन ये एक लिमिटेड केस में किए थे। कि ये कब हम लोग किए थे, तो इक्वेशन ऑफ, ये जो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा कंडीशन कि सपोज कोई, ये मान लो एक लड़का है, ओके, इसको मूव करना है। ओके, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो एक्सेलरेशन, वो भी एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो भी कैसा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे हम लोग, मतलब कि जिग जैग पाथ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे जिग जैग पाथ होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इसलिए हम लोग रेक्टिलिनियर वर्ड ऐड कर लिए थे। चलो, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब क्या है कि एक और केस होता है, ये जो हम लोग पिछले क्लास डिस्कस किए, आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख ले, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम लोग डिस्कस किए, या ये जो इक्वेशंस वर्क करता है, ये इसका कंडीशन होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। और ये जो भी ये वर्क करेगा वो कब होगा, अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल केस के लिए पढ़े हैं। मतलब कि जैसे कि रोड पे कार चल रहा है, तो ये रोड पे जो कार चल रहा है हॉरिजॉन्टली चल रहा है, या कोई भी मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। अब हम लोग इस आज का टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग ऐड करेंगे कि ग्रेविटी के एब्सेंस में हो रहा था वो पहले देख लिए। अब ग्रेविटी के प्रेजेंस में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर मोशन होगा तो उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ये सब इक्वेशन एप्लीकेबल है अभी तक के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, बस ये एक हम लोग समझ रहे हैं, एक आइडिया कि आज का क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी ये सब मोशन हम लोग पढ़े हैं। अब आज का जो है टॉपिक, उसमें हम लोग ग्रेविटी को इंक्लूड कराएंगे। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। फिर स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अंदर। मतलब क्या, कि अभी तक ऐसे चल रहा था, जैसे रोड पे कुछ चल रहा है, जैसे इस टेबल पे, इस पे हम ऐसे फेंक दिए इसको, तो ये चल रहा है। तो ये जो है एक ग्रेविटी के एब्सेंस में हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं हो रहा है, इसके मोशन में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा है, वो पढ़े थे। और अब जो पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको हम ऊपर से ड्रॉप कराएं, ध्यान से देखना है, ड्रॉप कराए तो ये नीचे गिरा। अब देखो, ये जब ड्रॉप कराए तो नीचे गिरा, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो कर रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन पे पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसके लिए अब साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन भी है वो कांस्टेंट है।
हम लोग देखेंगे, अभी समझेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसका भी स्टडी हम लोग को इसमें करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे इसका मोशन में ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड उसका जो भी इक्वेशंस होगा, मतलब यही इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ये कैसे डिफरेंट है और क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये भी है स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, जैसे अगर देखा जाए तो अब तक पढ़ रहे थे कि चलो ये रोड है, रोड पे क्या है, एक कार चल रहा है, ये कार है, तो ये कार इधर जा रहा है। तो देखो ये जब कार चल रहा है रोड पे, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो बैलेंस हो जा रहा है एक दूसरे से। जैसे इस पे mg नीचे लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये जो ग्राउंड है इसको नॉर्मल ऊपर प्रोवाइड करा है, मतलब कि बैलेंस है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कोई ऐसे करता है कि ग्राउंड है, ये सपोज ये ग्राउंड है, अब ग्राउंड पर से क्या करता है कि ऊपर कोई बॉल को फेंकता है ऊपर की तरफ। तो अब ये बॉल जब ऊपर जा रहा है तो अब इस बॉल पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, या कोई बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तो इस पे भी कौन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ रहा है और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ का एक्सेलरेशन जो है किसके वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हम लोग इसको इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये भी जो मोशन हो रहा है ना, आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर फेंके या ऊपर से किसी चीज़ को नीचे ड्रॉप किए, तो उस केस में भी कैसा स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है। तो इसीलिए लगे हाथ हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ें, क्या इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे भी तो वही बात है, रेक्टिलिनियर ही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इसलिए इस वाला को भी हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। ओके चलो, तो आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा आइडिया चाहिए ग्रेविटी का, बस थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे और फिर आप लोग का एक अच्छे से एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, 5 मिनट का डिस्कशन होगा ग्रेविटेशन के बारे में, ओके, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन, चलो थोड़ा सा जान लेते हैं ये है क्या। बहुत सारा कीड़ा हो गया, लाइट की वजह से आ रहा है, रात है ना, चलो कोई बात नहीं। तो चलो, ग्रेविटेशन जो होता है ये क्या होता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस समझो ये कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे होल यूनिवर्स में जितने सारे मैटर हैं, यानी कि जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास कुछ क्या है, मास है, जिनके पास क्या है, कुछ मास है, तो वो क्या करेंगे ना, दूसरे मास को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लो जिसके पास कुछ मास है, m है, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास क्या है, m2 है, तो ये दोनों के पास मास है ना, तो ये दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि क्या करेगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो चार्ज की वजह से भी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे मास की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। फिर ये सब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे ग्रेविटेशन में, आसानी से सीखेंगे बहुत सारा चीज़। F=g m1m2/r², अभी डिस्कस करना उचित नहीं होगा, चलो ठीक है। तो अभी बस समझो कि दुनिया का जितने सारे मासेज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये फोर्स जो है पेयर में लगता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि ईच एंड एवरी मास present in the universe attract each other with a force, that force is called force of gravitation या gravitational force। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के पास मास है, तो अर्थ जो है अपने अर्थ सरफेस के नज़दीक, या सबका एक फील्ड होता है, ग्रेविटेशन फील्ड, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, सबका एक रेंज होता है। तो अर्थ है सबको अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे हमको अर्थ खींचे हुए अपनी तरफ, तो ओके, अर्थ के पास मास है खींचे हुए, हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वाई? क्योंकि मेरे पास भी कुछ मास है, भले ही उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन मास तो कुछ है। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर
अर्थ इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा तब जब आप देखोगे कि सेम फोर्स लगा रहा है दोनों, ठीक है। तो वो सब समझेंगे हम लोग, बहुत सारा मिस्ट्री आएगा, रिजॉल्व होगा। तो अभी समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ईच एंड एवरी मास, यानी कि दुनिया का हर एक मास जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो जनरल केस था। अब आते हैं ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग को ग्रेविटी का यूज़ करना है। तो जैसे क्या है, ये अर्थ है, ओके, ये है आपका अर्थ। अब ये अर्थ है, ये बाकी जैसे कोई इसके सरफेस पे है तो इसको ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो मून है यहाँ पे, तो ये मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मून भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप देखो ध्यान से, ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स है इसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या होता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब लेकिन इसमें क्या है, एक है कि मून इसको अपनी तरफ खींच रहा है और एक है कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक स्पेशल केस हम लोग देते हैं कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, ध्यान सुनना है, व्हेन अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर या इट्स सेल्फ, अपनी तरफ जब खींचे तो उस फोर्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ जो जब मून को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस फोर्स का हम लोग नाम क्या अलग से दे देंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही स्पेशल केस है जब अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे अर्थ, मान लो अर्थ जो है हमको अपनी तरफ खींच रहा है, तो अर्थ जब खींच रहा है जिस उस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम भी अर्थ को खींच रहे हैं, तो हम जब खींच रहे हैं तो मेरा क्या होगा, फोर्स नॉर्मल, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो मार्कर को जब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो उस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मार्कर भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स को नॉर्मली हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट। चलो ये समझ में आ गया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब क्लियर कट, यानी कि अब जो हम लोग का मुद्दा का बात है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सीधे इसको कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है क्या, तो आपको पता चला कि ग्रेविटी क्या है, व्हेन अर्थ अट्रैक्ट समथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचे तो वो क्या है, ग्रेविटी है। जैसे ये अर्थ है तो ये अपने आसपास जो है ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। एक पढ़ेंगे हम लोग कि इसका एक फिक्स्ड रीजन है, उसके बाहर इसका फोर्स वर्क नहीं करता है क्योंकि फील्ड ख़त्म हो जाता है। तो अभी बस समझो, अर्थ किसी भी चीज़ को, जैसे ये बॉल फेंका गया है ऊपर, मान लो और छोटा बॉल कर लेते तो इसको ऊपर फेंका गया था, तो अर्थ क्या करेगा, हमेशा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, अर्थ जो है इस बॉल पे फोर्स लगाया, अर्थ जो इस बॉल पे फोर्स लगाया, तो इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या दिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्या हो रहा है, कि ये बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉल को अपनी तरफ अर्थ खींच रहा है तो इस बॉल में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और उस एक्सेलरेशन को अब वो सिंपल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, इस एक्सेलरेशन का अब नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों होगा, तो क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, ये है बॉल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके लिए एक स्पेशल सिंबल हम लोग यूज करते हैं, जी। यानी कि अब जी है क्या, जी को इंट्रोड्यूस कर ही लिए हम लोग क्योंकि जी का यूज करना है। तो जी क्या है, तो जी है कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी समझ में आ रहा है, जी, ओके। चलो तो इसको नोट कर लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चलो सिंपल केस लेते हैं तो और क्लियर होगा। ये सरफेस है, ये है सरफेस। तो अभी तक तो हम लोग मोशन में पढ़े थे कि चलो सरफेस है, रोड पे है, रोड पे क्या किए, ऐसे लिए गाड़ी अपना फ्री का एक बनाए, ऐसे चला दिए, इधर अपना चल रहा है, एक्सेलरेशन होना है, एक्सेलरेशन कुछ हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से अपना इधर मोशन होता था। लेकिन अब जो हम लोग ये मोशन और ग्रेविटी जो पढ़ रहे हैं इसमें अब क्या है कि अर्थ सरफेस से हम लोग क्या बात करेंगे, ऊपर। जैसे कोई लड़का है,
ये क्या किया कि एक बॉल फेंका, ये जो है एक बॉल फेंका, मतलब नीचे से ये बॉल एक ऊपर की तरफ फेंका, एक बॉल ऊपर गया नीचे से, ठीक है। यहाँ पे ये बॉल है, ये बॉल मान लो u स्पीड से ऊपर गया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अब क्या होगा, मान लो ना कि हम ही एक बॉल लिए हुए हैं, ये मार्कर है, इसको हम नीचे से ऐसे फेंके ऊपर, फिर क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो ये बॉल क्या हुआ, नीचे से ऊपर फेंका, तो ऊपर से फिर क्या हो जाएगा, ये वापस क्यों आ जाता है, तो सबको पता है, ये तो सिंपल है कि अर्थ क्या है, अपनी तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है, तो इस बॉल को भी खींचेगा। तो देखो वापस जब ये आ रहा है या जब ये जा रहा था, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था। वो एक्सेलरेशन कौन सा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है। अगर ये मोशन स्पेस में होता तो कोई मतलब नहीं रहता, वापस आता ही नहीं, जहाँ रह गया वहाँ रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल क्या होता है, नीचे वापस आ जाता है, कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस बॉल पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, ठीक है। अब समझेंगे कि जी का वैल्यू कहाँ निगेटिव लिया जाएगा, कहाँ पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं, एक ये सिंपल केस था कि ये जो है क्यों बॉल ऊपर से नीचे आ जाता है या नीचे से ऊपर, कुछ भी जो भी केस हो। अब बात करते हैं कि जी का वैल्यू निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। तो ये है सरफेस। अब मान लो कि अर्थ सरफेस से किसी चीज़ को ऊपर फेंका गया है, बॉल को क्या किया गया है, ऊपर फेंका गया है, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंके। अब अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या, उसका क्या टेंडेंसी है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचना, हर एक चीज़ को क्या करना, अपनी तरफ खींचना, हर एक चीज़ पे अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाना। मतलब कि ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ क्या चाहेगा कि ये बॉल ऊपर ना जाके कहाँ जाए, नीचे आ जाए, यही चाहेगा ना, बॉल ऊपर नहीं जाके कहाँ आ जाए, नीचे, यानी कि फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल पे, जब इस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किधर वर्क कर रहा है, नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, जी। ये जो जी है किधर वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ खींच रहा है बॉल को। तभी तो इसके क्या करेगा कि मान लो कुछ स्पीड से फेंके, धीरे धीरे स्पीड स्लो होते जाएगा और कहीं जाकर के स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। मतलब कि ये जो है एक्सेलरेशन इसको नीचे, जैसे हम लोग कुछ फोर्स लगा के फेंके, अब अर्थ उसको धीरे धीरे उसका फोर्स को घटाते जा रहा है और कुछ हाइट तक जाकर के फोर्स जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। मतलब कुछ हाइट तक जाकर के एक्सेलरेशन जीरो, तो बॉल क्या हो जाएगा, वापस। मतलब कि अर्थ जो है हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, मतलब फोर्स अपनी तरफ लगाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर नीचे की तरफ। अब कोई बॉल को तुम ऊपर से ड्रॉप करो ऐसे नीचे की तरफ, तब भी अर्थ क्या करेगा, मान लो कि ये तो नीचे से ऊपर फेंक रहा था तो अर्थ खींच लिया। अब कोई ऊपर से नीचे ड्रॉप करे तो ऐसा तो नहीं होगा कि अर्थ बोलेगा कि नहीं तुम ऊपर जाओ, ऐसा नहीं। इस केस में भी जी किधर रहेगा, नीचे। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा किधर लगने वाला है, नीचे ही लगना है, नीचे की तरफ ही लगना है, ठीक है। इस केस में भी नीचे की तरफ, इस केस में भी नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें है कि मोशन को अपोज कर रहा है, इसमें मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें बॉल का मोशन का टेंडेंसी ऊपर की तरफ है इसलिए ये अपोज कर रहा है, और इसमें टेंडेंसी नीचे की तरफ है इसलिए क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब बात आता है कि किसी चीज़ को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो देखो तब जी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो देखो मोशन इधर हो रहा है, मोशन ये हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, और जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि जी कैसा लेना है, निगेटिव लेना है, क्योंकि देखो बॉल एक्चुअली में ऊपर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जैसे कार वाला केस में होता है कि कार में मान लो इस तरह से है, ठीक है। अब क्या है कि कार चल रहा था मान लो u स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड या कुछ स्पीड से चल रहा था। अब इसमें ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक जब लगाया गया
तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। तो अब बताओ इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा कि पीछे की तरफ होगा। जब ब्रेक हम लोग लगाए हैं तो ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मोशन के अपोजिट में। मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर मोशन के अपोजिट में होगा तो इस कार का स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा और कहीं पे जाके जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ पे केस है। आपको पता है बॉल फेंकते हो तो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर चला जाता है साफ और वापस ही नहीं आता। क्या होता है कि कुछ हाइट तक जा करके फिर क्या होता है, वापस आ जाता है। मतलब कि ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, मतलब अपोजिट है मोशन के डायरेक्शन से। तो इसलिए बस एक कन्वेंशन मान लेते हैं हम लोग कि इसको क्या ले लिए, निगेटिव। तो इसको ऑब्वियसली क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। इसको लेंगे पॉजिटिव। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसको निगेटिव ले, इसको आप पॉजिटिव ले लो तो इसको क्या लोगे, निगेटिव। वो सब बाद में हम लोग क्लियर करेंगे जी के बारे में, अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो मतलब ये कि हम लोग जब मोशन डील कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव कर रहा होगा तो जी निगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट जब नीचे मूव कर रहा होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो जी पॉजिटिव लेंगे। ओके, इतना तक क्लियर है, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब देखो जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में, कैलकुलेट करेंगे, ड्राइव वगैरह करेंगे। अभी बस ऐसे याद रखना है। और कभी कभी कन्वीनियंस के लिए यूज कर लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो। ओके, तो इसको याद कर लेना है, ये केस को नोट कर लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो तो अब आ जाते हैं इक्वेशन का ऑपरेशन करके देखते हैं। जो ये सब इक्वेशन जो था उसका स्पेशल केस देखते हैं। तो आपका इक्वेशन था पहले का v = u + at। ओके, फिर था s = ut + हाफ at², फिर था v² = u² + 2as। ठीक है, चलो ये सब तो कहाँ था हम लोग समझ लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन था जब एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी का मोशन था। अब बात आता है कि जब ग्रेविटी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ सरफेस। एक बार हम क्या कर रहे हैं ना कि बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ओके, बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंके हैं, मान लो यहाँ पे बॉल है। अब इस चीज़ को फील करना है। मान लो कि इनिशियल स्पीड क्या दी, u, उसमें भी u मानते थे, इसमें भी क्या मान लिए, u दिए है। इनिशियल स्पीड u दे करके बॉल को ऊपर फेंकें। अब एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो फिर वापस आता है। तो वापस आने का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से जब ये वापस आया तो यहाँ पे जाते जाते इसका स्पीड क्या रहा होगा, बोलो मैक्सिमम या जीरो। तो u वेलोसिटी दी। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है स्पीड क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। और घटते 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 यहाँ पे आकर के स्पीड इसका क्या हो गया, जीरो। स्पीड क्या हो गया, जीरो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तभी तो यहाँ से वापस आ रहा है ना, यहाँ पे स्पीड जीरो। अब यहाँ से फिर क्या इसका हो जाएगा, रिटर्न जर्नी हो जाएगा, जिसको हम लोग दूसरा केस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि इनिशियल स्पीड u और ये मैक्सिमम हाइट, मान लो मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, h हाइट गया है, h हाइट। तो h जो है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, h जो है मैक्स है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, जहाँ से बॉल फिर क्या हो जाए, वापस आने लगे। तो देखो u ले लिए, u इनिशियल स्पीड, v क्या हो गया है, जीरो हो गया है मैक्सिमम हाइट पे। अब इस पे हम कुछ इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में आप लोग बताओ कि g क्या ले, पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो g क्या ले, तो देखो जैसे ही सरफेस से दूर जा रहा है मतलब कि g आपको क्या लेना है, g क्या लेना है, तो अभी जस्ट बताए हैं निगेटिव लेना है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इस सिचुएशन में इस वाला इक्वेशन में क्या क्या चेंजिंग आएगा इसके लिए वो हम लोग लिख लेते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या क्या चेंजेज आ सकता है, तो भी ही रहेगा इक्वल टू u। ओके, अब एक्सेलरेशन के जगह पे a को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, g से। वो नॉर्मल था, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ही क्या बन गया, g बन गया। तो g, लेकिन इस वाला केस में g कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो v = u - g एंड टाइम t। मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग गया है, t लग गया है। ठीक है,
तो पहला इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या बन जाएगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। कब, किस केस में? थोड़ा इसको मतलब ये ना थोड़ा सा लग रहा होगा कि एकाएक थोड़ा सा अलग चीज़ आ गया, लेकिन थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ा सोच रखोगे तो थोड़ा सा, बस थोड़ा मतलब प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो फिर अपने आप फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये केस क्या इमेजिन करना है कि आप किसी चीज़ को नीचे से फेंके हो। तो जब आप नीचे से फेंकते हो ना किसी चीज़ को, तो आपको फोर्स लगा करके कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको देना पड़ता है, कुछ स्पीड शुरू में देना पड़ता है। अगर स्पीड इसका 0 रखोगे तो ये मूव नहीं करेगा, तो कुछ स्पीड देना पड़ता है, और जिस स्पीड की वजह से ये क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। अब क्या होता है ना कि आपने जो स्पीड दिया ना, आपने जो स्पीड दिया वो स्पीड इसका धीरे धीरे घटते जा रहा है। क्यों घट रहा है? इसका स्पीड क्यों घट रहा है? तो इसका स्पीड इसलिए घट रहा है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो इसलिए धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। और क्या होगा ना कि जैसे हम फेंके तो एक मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद इसका स्पीड क्या हो गया था, 0, तभी ये क्या हो गया, वापस आ गया घटते घटते। ठीक है, जैसे इसमें गाड़ी वाला केस में जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, रिटार्डेशन होता है, तो धीरे धीरे स्पीड घटते जाता है। तो अब इस केस को समझते हैं हम लोग, मतलब इस केस के लिए इक्वेशन में क्या क्या चेंजेज आएगा। तो देखो u स्पीड दिए थे, स्पीड धीरे धीरे घट के यहाँ पे v आके 0 हो गया, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t। अब इसमें क्या होगा, v का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, 0, तो v का वैल्यू 0 डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। मतलब इसको एक इस तरफ कर दे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी, u इक्वल टू जी टी। अब यहाँ से एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि t इक्वल टू निकाल सकते हैं, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, u बाई जी। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, t इक्वल टू यू बाई। जब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल था, मे भी थोड़ा थोड़ा बाउंस कर रहा होगा, आई कैन फील इट, बट अभी जब इसका एप्लीकेशन करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो क्या होगा कि t क्या है यहाँ पे, तो t आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है, यहाँ से यहाँ तक जाने, यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में। ठीक है, यानी कि t इज़ द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इसको कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, t जो है वो क्या है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब देखो टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे एक स्पेशली नेम दिया जाता है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, बस वर्ड सीखना है, कम से कम वर्ड भी तो सुन रहोगे ना, तो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, हिम्मत देगा। टाइम ऑफ एसेंट के लिए एक स्पेशल सिंबल हम लोग टी ए कर देते, मतलब टी के जगह पे क्या कर देते, टी ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी ए, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कुछ नहीं है, जब आप थ्रो किए किसी भी बॉल को तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लेगा वही क्या हुआ, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट में चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से आप इस वाला इक्वेशन से टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हो। मतलब ये कि अभी नॉर्मल अगर सीधा बात किया जाए तो बात ये होगा कि मान लो कि आप किसी बॉल को कुछ वेलोसिटी दे के ऊपर फेंके हो, तो वो कितना देर में मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम ऑफ एसेंट t इक्वल टू यू बाई जी से। ठीक है, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। ओके, चलो मिटा देते हैं। टाइम ऑफ एसेंट हम लोग निकाल सकते हैं इससे, t इक्वल टू यू बाई जी। सपोज क्वेश्चन ये है, इफ अ बॉल इज thrown vertically upward with an initial velocity (20 meter per second). Find out the time taken to reach the maximum height।
मैक्सिमम हाइट बोला मतलब कि एकदम वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब तो सिंपल है, कोई बॉल है क्या है, इसको अगर ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से समझे हम लोग तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई बॉल को ऊपर की तरफ हम लोग फेंके हैं, तो ये बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंके हैं तो मान लो कि ये बॉल ऊपर गया तो इनिशियल स्पीड हम लोग क्या दिए इसको, तो u हम लोग दिए हैं 20 मीटर पर सेकेंड, u दिए हैं 20 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब कि ऐसे बॉल लिए इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दी, तो ऊपर फेंक दी तो क्या होगा ना, ऐसे मान लो यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, इसके बाद वापस आना है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाने में कुछ टाइम लगेगा ना। यहाँ से ऐसे फेंके तो यहाँ से जब फेंके तो यहाँ से ऊपर जाने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट रीच करने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वो कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हम लोग देखे हैं कि t इक्वल टू क्या लगा देना, u/g। मतलब u कितना है, तो u है 20 और g नॉर्मली हम लोग 10 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। अब देखो ये बहुत ही, अगर रियल लाइफ में इसको करो तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कि अरे इसको कैसे सोचो, ये 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो कितना देर में मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ठीक है, और भी होगा, अभी तो एक सिंपल है ये, इसको आप ऐसे टाइम ऑफ एसेंट से निकाल सकते हो। चलो इसको नोट कर लेना है। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग का है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि s को हम लोग क्या चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, h से, हाइट से। देखो कैसे इस इक्वेशन में, तो ये सीन इस तरह से है, सरफेस, कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो मान लो ये हाइट है, तो ये जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है हाइट, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट था, अब यही क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ऐसे जाए तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर नीचे वाला बात हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाइट या डेप्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट से हम लोग इसको कर दिए, यानी कि ये अब क्या बन गया, हाइट। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइट। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो तो टाइम ऑफ एसेंट है ही, टाइम ऑफ एसेंट ये है TA। ठीक है, इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड इस केस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे है, h मैक्स है, मैक्सिमम हाइट पे है, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट 0 होगा। ठीक है, चलो तो इस इक्वेशन में क्या क्या चेंजेज आएंगे, तो ut प्लस हाफ, अब a के जगह पे क्या हो जाएगा, तो a के जगह पे बोले हैं इस केस में क्या हम लोग यूज करेंगे, -g। ठीक है, तो -gt स्क्वायर, मतलब कि h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इस वाला से ना हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। पहले वाला से क्या निकाले, टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लेगा। अब क्या करते हैं ना, पहले वाला से हम लोग निकाल के ऑलरेडी रखे हुए, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है TA जो होता है वो कितना होता है, तो TA आप लोग निकाल के रखो u/g, यही ना TA है। अब क्या है कि इसमें ना टाइम ऑफ एसेंट जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया, अभी तो पूरा डिस्कशन हम लोग इसी पे कर रहे हैं, तो उस टाइम ऑफ एसेंट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं t के जगह पे, फिर देखते हैं h कितना आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट क्या आता है। मतलब इस बार क्या केस होगा, जैसे ये वाला इक्वेशन उस नॉर्मल केस में क्या देता था, तो नॉर्मल केस में देता था कि t टाइम में क्या देता था, t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, यही ना देता था। पीछे जाके देखना है, रिवाइज करना है कि कोई ऑब्जेक्ट t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, कोई ऑब्जेक्ट t टाइम में, लेकिन अब ये वाला टाइम ऑफ एसेंट हो गया। ओके, तो t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, कितना हाइट हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u और t के जगह पे u/g। ओके, फिर हाफ और g और t के जगह पे u/g का होल स्क्वायर। देखो इसको फिल करना है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं समझना है कि टफ है। अब ये क्या हो जाएगा, u²/g माइनस ये हो जाएगा g u² /g², स्क्वायर से g कैंसिल आउट,
तो हो गया यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई जी। कुछ छूट रहा है या ऑफकोर्स कुछ ना कुछ छूट रहा है, वो छूट रहा है हाफ यू स्क्वायर बाई 2g। ये h इक्वल टू आ गया। अब इसको यहाँ कर लेते हैं तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 2g एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। चलो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका कि t टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है t टाइम में यानी कि टाइम ऑफ एसेंट जो भी है t टाइम अगर पहले से टाइम गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो आप पता कर सकते हो कितना मैक्सिमम हाइट पे वो जाएगा, यानी कि टी टाइम में कितना हाइट वो अटेन कर लेगा। मतलब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन से फिल करो। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको याद करना है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट है। अब क्वेश्चन इस तरह से होगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा 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 ये पूरा केस को क्लियर कर लो, नोट कर लो। आप लोग नोट कर लो, हम इसमें केस में चेंजिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ना कि ये जो है आपका u जो है वो हम मान लो ले लिए 20 मीटर पर सेकेंड, वही वाला केस है, u 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हम बोले कि ये जो है ना, ये इसका जो टाइम है ये कितना देर, मान लो कि ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं, और हम बोले कि ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड से जब ऊपर इसको हम फेंक रहे हैं या 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर हम फेंक रहे हैं, और ये जो टाइम जो क्या कहते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सिचुएशन को, केस को पहले नोट कर लेना है आपको। चलो अब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम u स्पीड दिए हैं, सरफेस है ये। अब इस बॉल को यहाँ से u इक्वल टू हम 30 मीटर पर सेकेंड दे दिए हैं, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये बॉल जो है मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा। यहाँ पे जो होगा h मैक्स होगा, इसका h मैक्स होगा ये वाला, तो ये कितना हाइट होगा, h मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। बस इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो h मैक्स आपको निकालना है कि कितना हाइट तक हो जाएगा। तो क्या करना है, तो h मैक्स के लिए यू स्क्वायर बाई 2g, u गिवन है, तो h मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब u मतलब 30 इंटू 30 बाई 2 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये 90 बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 45 मीटर। यानी कि जब आप, मतलब ये है कि जब किसी बॉल को आप 30 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे ना ऊपर, 30 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा 45 मीटर। यानी कि 30 मीटर पर सेकंड से जब फेंकेंगे हम लोग उसको, तो 45 मीटर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से वापस आ जाएगा। 45 मीटर जाने के बाद वहाँ से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये था आपका कि आप मैक्सिमम हाइट निकालोगे इस तरह से, ठीक है। ये जब आप फेंक रहे हो किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। समझ में आया? मतलब हम लोग अभी क्या क्या निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं कि ये टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, तो टी ए इक्वल टू यू बाई जी। दूसरा कि जब इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो ये कितना हाइट तक जाएगा, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। समझ में आ रहा, फील आ रहा है, नॉर्मल है, ओके। चलो तो इस तरह से यूज कर लेंगे, नोट कर लेना है इसको। मतलब कि इस तरह से अगर कहा जाए तो ऐसे हो जाएगा, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट attained by a ball thrown vertically upward with an initial velocity
60 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन देखते हैं, पॉज करके खुद कोशिश करना है। क्या है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालना है, तो मतलब ये इस तरह से रहेगा। ग्राउंड से इसको इनिशियल स्पीड दिया गया है, u कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड से इसको हम फेंके हैं, 60 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं, तो मान लो ये बॉल यहाँ पे आ गया, ये बॉल यहाँ पे आ गया, तो यही ना आपको निकालना है एच मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड इक्वल टू वाट। ओके, इनिशियल स्पीड दिया तो आपको एच मैक्स के लिए सीधे फार्मूला निकल के आया है, एच मैक्स इक्वल टू हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब ये यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, कैंसिल आउट, तो ये 360 अपॉन 2 मतलब कि 180 मीटर, 180 मीटर। मतलब कि अगर 60 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को आप फेंकोगे तो मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम जाएगा वो 180 मीटर, यानी कि 180 मीटर पर जा कर के उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस आएगा 180 पे जा कर के उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी बॉल को 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनिशियली दिया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड दे करके वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो आप बताएं कि उसका जो है वेलोसिटी 0 कब होगा, कितना हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 होगा। तो कितना हाइट पे जाने के बाद होगा, 180, क्योंकि 180 मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। तो अगर क्वेश्चन घुमाए भी तो उसको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, और नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या चेंजेज आएंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। अब इसमें देखते क्या चेंजेज आएंगे, तो फिर सिंपल केस, बॉल को ऊपर फेंका गया, इनिशियल स्पीड क्या है, u मान लिए हैं। ओके, इनिशियल स्पीड u, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, h है, टाइम वगैरह टाइम जो है ta। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे g जो है वो कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो रहेगा प्लस, अब यहाँ मैक्सिमम हाइट पे बात करेंगे तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपको पता है। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2, और एक्सलेशन के जगह पे क्या लेना है, तो एक्सलेशन के जगह पे लेना है माइनस जी, और इंटू एस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे क्या हो गया, h हो गया। तो मतलब ये कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, फिर क्या होगा, ये v जो है इस केस में मैक्सिमम हाइट पे क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ओके, ये हो गया यहाँ से। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी h इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, ये नहीं निकाले थे, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये केस था आपका, जो ये मैक्सिमम हाइट निकालने का आप इस तरीक़ा से भी निकाल सकते थे। अब इस इक्वेशन में क्या चेंजेज आया वो आपको समझ में आया, ये जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो है ग्रेविटेशन के केस में हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, चलो, तो इस पे सेम क्वेश्चन उस तरह से हम लोग कर पाएंगे, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन में हम लोग बढ़ते हैं। स्टे फोकस्ड एंड हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। थोड़ा सा भी कनेक्शन हटी दुर्घटना घटी, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कनेक्शन होगा तो ये टफ हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। अब दूसरा केस हम लोग का वो जो है 3 तरह का इक्वेशन जो है चेंजेज हो गया। अब जो है हम लोग का व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड, उस समय क्या था, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड था। अब ये है ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से हम बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना। देखो ड्रॉप करने वर्ड में ना बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे देखो ये मेरा मार्कर है, दिख रहा है,
इस मार्कर को जस्ट हम छोड़ दिए, खाली छोड़े हैं। एक होता है छोड़ना, एक होता है पटक देना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, बस जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं। तो जैसे ही ड्रॉपिंग केस बोला जाए, जैसे ही ड्रॉपिंग केस बोला जाए, ड्रॉपिंग केस बोला जाए मतलब आप जैसे ही बस छोड़ रहे हो, बस ड्रॉप कर रहे हो, मतलब कि इनिशियल स्पीड क्या दे रहे हो आप, 0। ऐसे हम पटक देते तो इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होता, लेकिन हम बस छोड़ रहे हैं, मतलब ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। जैसे ऐसे मैक्सिमम हाइट में होता था तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जा करके फाइनल स्पीड 0 होता था, तो यहाँ पे ड्रॉपिंग का केस में जैसे भी जब भी ड्रॉपिंग का केस बोला जाए तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। अब जो है ये बॉल को हम 0 स्पीड से ड्रॉप किए, लेकिन क्या होगा ना कि इस बॉल का स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप लोग फील कर सकते हो, अगर एक्सेलरेशन को फील किए हो ना तो इसको फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम एक क्लू देते हैं, ये बॉल ग्रेविटी के अंदर, मतलब कि अर्थ सरफेस यहाँ पे है, तो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर ये मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इस पे बताओ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है a = g, मतलब कि सीधे अगर बोला जाए तो कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम 10 ले लेते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ये होता है 9.8 ही होता है। और ये भी देखेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, तरह तरह का रूप रंग बदलेगा, चेंज होगा। अर्थ सरफेस के नज़दीक में जो होता है ना वो इतना ही होता है, मतलब कि जब हाइट जो हो अर्थ सरफेस से वो मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में 9.8 होता है, लेकिन जब रेडियस के ऑर्डर में हाइट जाने लगता है तो ये चेंज होने लगता है। वो सब हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसको साइड में कॉर्नर में नोट कर लेना है। चलो आते हैं हम लोग इस पे। तो ये बॉल को ऊपर से हम लोग ड्रॉप किए, स्पीड क्या था, 0 था। अब क्या ये इसके बाद क्या होता है, इस बॉल का स्पीड क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज करने लगता है। इंक्रीज करते 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 जब वो ग्राउंड पे पहुँचने वाला रहता है तो उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इस बॉल का स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड इसका हो जाता है मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि ये बॉल जो है यहाँ से जब नीचे आया तो स्पीड गेन करते गया। क्यों गेन कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है, स्पीड क्यों गेन कर रहा है, तो देखो इसके मोशन को कौन एक्सेलरेट कर रहा है, ग्रेविटी, अर्थ अपने तरफ खींच रहा है। एक्सेलरेशन इसमें है, कितना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कि अभी इसका 0 था स्पीड यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मोशन शुरू किया ना ये, तो मोशन के 1 सेकेंड बाद, मोशन के कितना देर बाद, 1 सेकेंड बाद आप लोग बता सकते हो कितना स्पीड होगा। तो आपको पता है पर सेकेंड कितना स्पीड चेंज हो रहा है, 9.8, मतलब 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड बाद। फिर अगला सेकेंड हम लोग ऑब्जर्व जब करेंगे तो अगला सेकेंड यानी कि मोशन के 2 सेकेंड बाद इस सेकेंड में इसका स्पीड फिर 9.8 सेकेंड ऐड होगा, तो मतलब कि इसका स्पीड हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो भी 19.7 या जो भी होगा ऐड करके उतना स्पीड, मतलब कि हर एक सेकेंड इसका स्पीड में कितना ऐड हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पता है ग्राउंड हिट करने से पहले का स्पीड, जस्ट पहले का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये ग्राउंड पे हिट करेगा मैक्सिमम स्पीड से, हिट करने के बाद तो फिर स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम। चलो ये सिचुएशन समझ में आया ना, ऊपर से ड्रॉप के स्पीड बढ़ते गया, बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया मैक्सिमम। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन पे। ओके, इक्वेशन पे ये सब नोट कर लेना है, ये सब सिचुएशन को नोट कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें पॉजिटिव यूज करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ओके ओके ओके, चलो अब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे तरफ गिरने में कुछ टाइम भी तो लगता है ना कुछ टाइम टेकन होता है, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो टाइम कुछ ना कुछ लगेगा। तो इस बार में टाइम जो टेकन है उसको हम लोग TD मान रहे हैं। TD मतलब कि टाइम ऑफ डिसेंट। जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, डिसेंट मतलब घटना, डिक्रीज होना, तो इसका पोजीशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पोजीशन में मतलब कि हाइट में कमी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो क्या है, हम लोग मान लिए टाइम ऑफ डिसेंट। मैक्सिमम हाइट से कहाँ ना, ग्राउंड पे ना, जहाँ से ड्रॉप किया, तो वो हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। फिर हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक है h, ठीक है ठीक है। अब इसके हिसाब से इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेज आएंगे उनको हम लोग कंसीडर करते हैं एक एक करके। चलो, तो इक्वेशन था हम लोग का v = u + at, v = u + at। तो अब v = क्या हो जाएगा, u,
u इस बार क्या हो जाएगा 0 प्लस a के जगह पे g इंटू टी, मतलब कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। मतलब ये कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, अब इसका मतलब यूज पे आते हैं, यूज कैसे करेंगे। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं मतलब इनिशियल स्पीड 0 दे करके, ड्रॉपिंग का मतलब इनिशियल स्पीड 0, तो आप जब ड्रॉप करते हो ना, तो आप ड्रॉप कर दिए और आप हमसे पूछे कि बताओ भाई वो जो है जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। ठीक है, ग्राउंड को जब वो हिट करने वाला होगा तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम पता रहेगा तो जी से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि सपोज दिस मार्कर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इस मार्कर को हम कुछ हाइट पर से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, अब हम बता दिए आपको कि इट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। कितना ले रहा है, 2 सेकेंड। ये मार्कर को हम ड्रॉप कर रहे हैं और ये मार्कर 2 सेकेंड ले रहा है। तो आप बता सकते हो कि ग्राउंड पे जाने से पहले जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसका मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो कितना होगा। तो टाइम पता है 2 सेकेंड ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड। मतलब आप कह दोगे कि टाइम हो गया 2 सेकेंड, मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये जो है मार्कर कितना की स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। वो कैसे पता चला, तो आपको टाइम गिवन है, जी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, ये जो द स्पीड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल स्पीड ड्रॉपिंग के केस में। तो ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, सबको नोट करते चलना है। नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या चेंजेस होगा, तो s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। हाइट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, u तो u क्या है 0 है, तो u इंटू टी टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ a के जगह पे g एंड t स्क्वायर। मतलब कि देखो h इक्वल टू क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या दिया, ये मैक्सिमम हाइट दिया, मैक्सिमम हाइट दिया। मतलब कि आप कैलकुलेट कर सकते हो इस कंडीशन में कि मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया गया, तो मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकाल सकते हो, तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, मान लो कि किसी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस बॉल को ड्रॉप करने के बाद वो 5 सेकेंड बाद ग्राउंड पे पहुंचा। कितना देर बाद पहुंचा, 5 सेकेंड बाद। तो 5 सेकेंड बाद जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका हाइट कितना था, मैक्सिमम हाइट क्या था। तो जैसे इसको ऐसे समझो ना, इधर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये सरफेस है, दिख रहा है। चलो अब हम ना किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किए हैं। ओके, ड्रॉप किए मतलब यू क्या 0। अब ड्रॉप कर दिए तो ये वाला हाइट जो है ये गिवन नहीं है, हम एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए हैं। क्वेश्चन को समझना, सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए, तो ड्रॉप किए तो ये हाइट क्या है h है। लेकिन हमको पता है कि ये बॉल ना यहाँ तक ग्राउंड तक आने में कितना टाइम ले लिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये ग्राउंड को हिट कर गया, 5 सेकेंड में ग्राउंड को हिट कर गया। तो अब आपको बताना है कि ये कितना हाइट पर से छोड़ा गया था। ऐसे कुछ खास हाइट पर से छोड़े, ये बॉल जो है 5 सेकेंड बाद ग्राउंड को हिट कर गया। तो बताओ कि ये हाइट कितना था ग्राउंड से। ठीक है, बताओ कि ये हाइट कितना था। तो h इक्वल टू क्या यूज करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब कि h इक्वल टू हाफ जी के जगह पे 10 इंटू टी स्क्वायर, तो t के जगह पे 5 सेकेंड का स्क्वायर। ओके, तो मतलब कि हाफ 10 25, तो ये 5, यानी कि ये कितना 125 मीटर से ड्रॉप किया गया था। ये हाइट कितना था 125 मीटर, 125 मीटर। कितना आसान है, उससे भी आसान है जो हम लोग सीखे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। कितना हाइट से ड्रॉप किया गया था 125 मीटर से, सिंपल है। तो आप यहाँ से h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से ये वाला निकाल सकते। देखो ये हर एक सिचुएशन का ना मतलब कि अलग अलग नोट करते चलना है। अगर ये सेपरेटली अच्छा से क्लियर रहेगा कंसेप्ट तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मिक्सअप अगर हो जाता है, एक बार कंसेप्ट गड़बड़ाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन भी साइड में नोट कर लेना है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए इक्वेशन सेकेंड से। अब थर्ड का भी देख लेते हैं चांसेस। थर्ड में क्या क्या चांसेस हैं।
अब थर्ड इक्वेशन आपका देता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या क्या चेंज हो जाएगा, तो फिर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ये अर्थ सरफेस है, किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए तो u0 भी कुछ ना कुछ होगा। ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, प्लस g लेंगे। यहाँ पे हिट करने में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, अब आते हैं तो v जो है कुछ ना कुछ होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू क्या 0 प्लस 2g और h, s के जगह पे h, तो मतलब v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2gh। v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2gh। मतलब ये कि यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया √2gh। फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक दूसरा फार्मूला भी आपको मिल गया। यहाँ भी एक फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला था, लेकिन ये किसके टर्म में था, जब आपको टाइम पता हो, और यहाँ ये किसके टर्म में, जब आपको मैक्सिमम हाइट पता हो। ठीक है, एक है कि जब टाइम पता हो और दूसरा क्या है, जब आपको मैक्सिमम हाइट पता हो। मतलब कि अब इस तरह से क्वेश्चन हो कि मान लो क्वेश्चन इस तरह से रहे, इसको समझना है। इसके लिए क्वेश्चन मान लो कि मैक्सिमम हाइट जो है किसी बॉल का वो गिवन है आपको। मैक्सिमम हाइट क्या है, गिवन है। h जो है ये मान लो 125 मीटर है। ठीक है, 125 मीटर से हम नीचे की तरफ इसको ड्रॉप कर रहे हैं 125 मीटर से। तो बताना ये है आपको कि यहाँ पे जब बॉल ड्रॉप हिट करेगा तो इस यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, v क्या होगा, मैक्सिमम हाइट 125 मीटर से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो आपका v मैक्स यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा। तो क्या करोगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वही v इक्वल टू क्या लगाएंगे √2gh, क्योंकि इस बार टाइम तो गिवन है नहीं, टाइम गिवन रहता तो ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा √2 × 10 × हाइट 125। अब यहाँ से हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा, तो v आपका हो जाएगा 2 इन सबको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 125, तो 250 × 10 मतलब हो जाएगा 2500। ठीक है, अब 2500 को कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2500 का हो जाएगा स्क्वायर रूट v इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 × 10 50 × 50 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो है कितना देर में, ये जो है कितना स्पीड से इसको ग्राउंड को हिट करेगा 50 मीटर पर सेकेंड से। कब, जब आप उसको 125 मीटर से के हाइट पर से जब ड्रॉप कराओगे तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। कितना से, 50 मीटर पर सेकेंड से। ओके, चलो इस तरह से इसका हम लोग यूज कर लेंगे। v इक्वल, यानी कि ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये कौन सा वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हाइट दिया हो तो इसका यूज करेंगे, अगर टाइम दिया हो तो इसका यूज करेंगे। अब आप लोग चेक करने के लिए कि ये वाला सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आप टाइम कैलकुलेट कर लो, टाइम कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला से निकाल लो। मतलब कि जब इतना हाइट पर से तो कितना टाइम नीचे आने में लगेगा वो आप निकाल सकते हो। हाइट गिवन हो, यहाँ से टाइम निकालोगे, फिर उस टाइम को यहाँ पे यूज करके जो भी निकालोगे वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये आपको कर लेना है। चलो ये नोट कर लो, इरेज करते हैं। चलो ये 3 सिचुएशन हो गया। अब आते हैं एक और केस होगा जिसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आज का ये जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखे क्या, टाइम ऑफ एसेंट सीखे, टाइम ऑफ डिसेंट सीखे। टाइम ऑफ एसेंट मतलब कि कितना टाइम लेगा वो मैक्सिमम हाइट तक जाने में। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कितना टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में। ठीक है, अब एक और वर्ड ऐड होता है, उसको भी सीख लेते हैं, जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि वो हवा में कितना देर तक रहा। मतलब अब दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन। देखना है। ये रहा, ऊपर की तरफ गया एक बॉल। ओके, u स्पीड से भेजें। अब देखो किसी चीज़ को हम फेंकें, इसको हम फेंकें,
फेंके तो ऊपर गया नीचे आया। तो देखो हवा में कितना देर रहा, तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, दोनों टाइम मिला के हवा में रहा। बॉल को फेंके तो यहाँ से हाथ से रिलीज हुआ तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो उतना देर तक हवा में रहा ना, मतलब कि ऊपर भी गया और फिर क्या हुआ, नीचे भी आया। ये पूरा का टाइम अगर निकाल लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा हवा में, यानी कि यहाँ पे जाकर के भी 0 हो गया, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आकर के कुछ मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब ये कहें कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का बात किया जाए तो ये जर्नी जाने का और प्लस आने का जो टाइम लिया वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना देर तक हवा में रहा, तो मतलब कि सीधा कहा जाए तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को ऐड कर दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि जितना देर मैक्सिमम हाइट जाने में लगा और फिर वहाँ से जितना देर ग्राउंड पे आने में लगा, उन दोनों को ऐड कर दे तो टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि TA प्लस TD इक्वल टू TF, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है, वो तो आप समझ ही रहे हो, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब आता है बात कि क्या हो। तो इस केस में आप लोग टाइम ऑफ एसेंट आपको पता था, टाइम ऑफ एसेंट पता था कितना होता है, तो TA इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं U/G, यानी कि जाने में कितना लगता है U/G। ओके, अब देखो जितना टाइम जाने में लगता है ना उतना ही टाइम आने में लगता है। जैसे इसको हम फेंके ना, तो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में लगा उतना ही टाइम इसको मैक्सिमम हाइट से वापस आने में लगेगा। क्योंकि दोनों केस में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 ही लग रहा है। ठीक है, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में, मतलब टाइम ऑफ एसेंट U/G है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा, U/G ही होगा। ठीक है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो TA प्लस TD मतलब कि U/G प्लस U/G मतलब 2U/G, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया आपका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि TF इक्वल टू 2U/G, ऐड कर दिए दोनों को। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा। मतलब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, मान लो कि मैंने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो ये कितना देर तक हवा में रहेगा, मतलब कि कितना देर बाद फिर वापस ग्राउंड पे आएगा, तो आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो तुरंत हम लोग लगाएंगे फार्मूला। अच्छा, T टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10/G 10, मतलब कि 2 सेकेंड बाद ये वापस हाथ में आ जाएगा। अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड दिए हो तो 2 सेकेंड बाद ये वापस हाथ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। अब जो है मेन हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। आज क्या सीखे इसको नोट कर लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब देखो कुछ ना कुछ तो सीखे ही हम लोग, कुछ टर्म्स सीखे जैसे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ टर्म्स सीखे हुए रहेंगे ना अभी, तो फिर जब आगे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ सुना हुआ है, सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीखें टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब तो हो चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना देर तक हवा में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको नोट कर लेना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो इट इज़ द टाइम टेकन या it is a time for which a body remains in air, जब तक ये बॉडी कहाँ रह रहा है, एयर में रह रहा है, या इट इज़ द टाइम टेकन टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाना, यानी कि ग्राउंड पे ही वापस आ जाना। और ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, मान लो इसका सिंबल हम TF ले रहे हैं, तो ये हो जाता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और TF इक्वल टू फिर टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो आपका होता है U/G, टाइम ऑफ डिसेंट भी हो गया U/G, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2U/G। ओके, 2U/G।
होते। इसको नोट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन एक सिंपल सा देख लेते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ए ये है कि क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंके हैं ऊपर की तरफ, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके हैं, 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है आपको, u दे दिए 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब बताना है कि ये कितना देर बाद फिर ग्राउंड पे आएगा, कितना देर बाद फिर ग्राउंड पे आएगा, यानी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे आने में फिर कितना टाइम लेगा, मतलब कि जाने और आने में, ग्राउंड पे फिर वापस कब आएगा, जाएगा और आएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली क्या पूछा गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे या तो टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u/g, मतलब 2 × 50/10, मतलब कि हो जाएगा 10 सेकेंड। मतलब ये कि अगर आप इसको 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दे के भेजो तो ये जाने और आने में कितना समय ले लेगा, 10 सेकेंड। मतलब एक और बात कि जाने का मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ तक गया, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लेगा, 5 सेकेंड, और फिर वहाँ से आने में कितना लेगा, 5 सेकेंड। ठीक है, दोनों में सेम लेगा। लेकिन कब ऐसा होगा, ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल कब होगा, तो इसके लिए ना एक आइडियल कंडीशन आपको लेना होगा हर एक जगह कि जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, नेग्लेजिबल हो। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल नहीं होगा ना तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट नहीं हो पाएगा जब क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा। एयर रेजिस्टेंस जब सिग्निफिकेंट होने लगेगा तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जब एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगा तो आपको बताना है कि कौन बड़ा होगा, टाइम ऑफ एसेंट बड़ा होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा होगा। ओके, ये आप लोग को बताना है। एक बात हम श्योर कर दिए कि अगर एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो जाए तो ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल नहीं होगा। अब आप लोग को बताना है कौन बड़ा कौन छोटा होगा। ओके, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग को कंडीशन ये रखना है कि एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेजिबल, तब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। आज का क्लास हम लोग का टोटली डिफरेंट था, लेकिन हमको लगता है बहुत आसान था और आप लोग को भी आसान लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। मतलब अब एक अगर नट सेल में अगर बात कर लिया जाए मोशन का, तो एक शॉर्ट में अगर बात कर लिया जाए तो ऐसे देखते हैं कि अगर किसी बॉल को ना आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो अब हम एक क्विक रिव्यू ले रहे हैं, एक क्विक रिकैप ले रहे हैं। ऊपर की तरफ जब फेंकते हो तो क्या होता है, इनिशियल स्पीड कुछ दे करके फेंकते हो, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है, वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाता है। यहाँ पे आकर के वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अपना रहता है, नॉन जीरो वेलोसिटी रहता है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि एक बार जब नीचे से ऊपर गया तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी इसका क्या कर रहा है, बोलो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब इसका रिलेशन देखना है, नीचे ऊपर से नीचे वेलोसिटी इंक्रीज, नीचे से ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज। मतलब ये इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा आसानी से, बड़ा सिंपली हो जाएगा। अभी बस समझ लो, वेलोसिटी डिक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज। मतलब ये ना कि इनिशियल वेलोसिटी आप जितना दे करके भेजे थे इसको, मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो भी आप दे के भेजे थे, यू 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड जो भी दे के भेजे थे, वो मान लो कि कितना दे के भेजे थे, 20 मीटर
पर सेकेंड से। तो ये बॉल जो है 20 मीटर पर सेकेंड से घटते घटते यहाँ पे क्या हो गया 0। अब 0 के बाद फिर वेलोसिटी गेन कर रहा है और गेन करते करते फिर यहाँ पे इसको कितना वेलोसिटी होना है 20 मीटर पर सेकेंड एकदम होना है। कब? जब एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा नेग्लेजिबल, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल हो। तो 20 मीटर से गया है तो फिर वापस यहाँ पे जब ये लौटेगा ना तो 20 मीटर गेन कर लेगा, क्योंकि देखो यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वहाँ से वेलोसिटी गेन करते जा रहा है। तो ये डिक्रीज होते होते 0 और फिर गेन करते करते इतना हो जाएगा। एक और कंडीशन समझो, मान लो किसी एक बीच का पॉइंट पे यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो जितना ये वेलोसिटी यहाँ पे है ना, ठीक इसके सामने इसी हाइट पे, मान लो यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो h1 है ग्राउंड से, तो h1 हाइट पे जितना स्पीड यहाँ पे होगा वह उतना ही स्पीड इसमें भी होगा सेम। ठीक है, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है सबसे। तो जितना वेलोसिटी यहाँ उतना ही वेलोसिटी यहाँ, बस इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब स्पीड हर एक पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा। दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो या स्पीड बोलो, दोनों पोजीशन पे क्या होगा सेम। यहाँ मान लो यहाँ है तो यहाँ एकदम सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम, यहाँ सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम, यहाँ सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम। तभी ना ये जितना इधर से जाके लूज किया उतना फिर आके गेन कर लिया। तो ये कुछ कंडीशन था। ओके, आई होप समझ में आया। हाँ, एक बात है कि हो सके फर्स्ट बार में ही, एक ही बार में आप देखो तो समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हताश हो जाना है भाई। कुछ अच्छा चीज़ पाने के लिए कुछ हार्ड लेबर चाहिए। ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक बार से ज़्यादा देखने के लिए, और आप लोग देखें ताकि जाकर के आपका डाउट क्लियर हो। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास ग्राफ्स के साथ। पूरा ग्राफ का एक अच्छा सा सेटअप तैयार किया जाएगा जिसमें पूरा तरह तरह का ग्राफ पढ़ेंगे, जितना हो सके पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।